तो स्टार्ट करते हैं क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देख लेते हैं इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। जैसा कि पहले इसमें लाइन में दिया गया है, क्या भारत के संविधान का कौन सा भाग 5 ध्यान रखिएगा, और अनुच्छेद 52 से 78 तक क्या दिया है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन पूछे पेपर में आपसे कि कहाँ पे किया गया है, तो भाग 5 में किया गया और अनुच्छेद 52 से 78 तक का संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और संघ की कार्यपालिका जो होती है उसमें कौन कौन होते हैं, तो संघ की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति आते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जीक्यूटिव की बात चल रही ना कि उसकी लेजिस्लेचर की। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, मंत्रिमंडल आएगा उनका, महान्यायवादी आएंगे, और साथ ही यहाँ पे गलत दी एक चीज़ और नहीं दी है, कैग भी जोड़ लीजिएगा। तो ये कैग आएगा, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये किस में आते हैं, तो ये हमारी संघ की कार्यपालिका में आते हैं। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही संघ की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ है, तो भाग 5 में हो, अनुच्छेद 52 से 78 तक का। आगे क्या दिया गया, राष्ट्रपति जो होगा भारत का क्या होगा, राज्य प्रमुख होता है। तो ये आप सबको पता होगा, राष्ट्रपति जो होता है राज्य प्रमुख होता है भारत का, लेकिन शासन नहीं करता है देश में, ध्यान रखिएगा। नाम मात्र का ये होता है, राज्य प्रमुख होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, टर्म जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है डी ज्यूरे करके। तो डी ज्यूरे करके एक टर्म यूज़ किया जाता है राष्ट्रपति के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को डी ज्यूरे कहते हैं, और जो वहीं प्रधानमंत्री होता है तो उसको डी फैक्टो कहते हैं। मतलब डी ज्यूरे का मतलब क्या होता है, नाम मात्र का कार्यपालक, और वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है, इसलिए इसको डी फैक्टो कहते हैं। और डी जीरो किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं। साथ ही क्या दिया आगे, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है भारत का राष्ट्रपति, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, इसमें निर्वाचन देख लेते हैं राष्ट्रपति का कैसे होता है। तो निर्वाचन संबंधी कुछ प्रावधान देखते हैं। तो क्या दिया इसमें, जैसे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता इसका इलेक्शन नहीं करती है, मतलब चुनती नहीं है। कभी आप नहीं गए होंगे किसी राष्ट्रपति को इलेक्शन में वोट डालने के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से इसका इलेक्शन होता है। जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं विधानसभा में, वो ले लीजिए, फिर चाहे संसद में ले लीजिए, जो सांसद और विधायक होते हैं वही किसको चुनते हैं, वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष रूप नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और निर्वाचक मंडल बनता है इसका राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। तो निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। और जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें देखते हैं कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ क्या, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या, संसद के दोनों सदन जो होते हैं, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इसके जो दोनों सदनों के सदस्य होंगे, निर्वाचित जो सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा जो इलेक्टेड होकर आते हैं सदस्य, वही जो सदस्य होंगे इसमें भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। दूसरा, राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, जितने भी राज्य हैं यहाँ पे विधानसभाएं हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली पुदुचेरी, उसकी भी जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो किसमें भाग लेंगे, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। तो कौन कौन हो गया राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने वाला, पहला लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, चुने हुए मेंबर, ध्यान रखिएगा चुने हुए मेंबर, नामांकित सदस्य नहीं, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। और साथ ही जो राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है विधानसभाओं के विधायकों द्वारा, तो जो भी ये चुने जाते हैं इलेक्टेड मेंबर, साथ ही राज्यों की जो विधानसभा है उनके इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं और वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये दिया इसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया गया है, इस प्रकार यहाँ ध्यान देने वाली बात कौन सी है, जितने भी मनोनीत सदस्य होंगे, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य हो जाएं, चाहे लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो जाएं। खैर अब तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा जो 2 मेंबर का जो एंग्लो इंडियन 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे उनको हटा दिया गया है उसका प्रावधान। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब दोनों सभाओं के जो मनोनीत मेंबर हैं वो भाग नहीं लेंगे, जो राज्यसभा में 12 होते हैं और लोकसभा में हटा दिया गया 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। साथ ही जो राज्य विधानसभा है उसमें भी जो नामांकित सदस्य होते हैं वो भी भाग नहीं लेंगे। और जो विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा कुछ गिने चुने राज्यों में विधान परिषद है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है हमारे भारत में। तो जिन भी राज्यों में विधान परिषद है उसके भी जो जितने भी मेंबर होंगे वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। और दिल्ली पुदुचेरी जो है वहाँ के भी जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो जैसा हमने स्टार्टिंग बता दिया, जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो किस में भाग लेंगे, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर जो चाहे राज्यों की विधानसभा ले लीजिए और लोकसभा राज्यसभा की लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर ले लीजिए, और साथ ही दिल्ली पुदुचेरी के जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर ले लीजिए। ये सारे के सारे निर्वाचन में भाग लेंगे राष्ट्रपति के, और जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे इनमें से कहीं के भी
वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा है, अगर कोई सभा विघटित हो जाती है, मतलब कोई भी सभा विघटित हो जाती है तो उसका जो सदस्य होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। मतलब अगर सभा विघटित हो जाएगी तो वो संसद में बचेंगे नहीं या विधानसभा में बचेंगे नहीं, तो उसके जो सदस्य होते हैं वो क्या भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। बशर्ते क्या होना चाहिए, जो विघटन होना चाहिए वो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन से पूर्व ना हो। जो विघटन अगर हुआ है और इसका निर्वाचन अगर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, मान लीजिए 1 जनवरी में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और विघटन कब हुआ है, दिसंबर में हुआ है सभा का, और दिसंबर के बाद दिसंबर में ही इलेक्शन हो गया विघटित विधानसभा का। तो जो अगर विघटन जिस भी विधानसभा या लोकसभा का विघटन हुआ है उसका अगर विघटन राष्ट्रपति के इलेक्शन से पहले उसका निर्वाचन भी हो जाता है उस विधानसभा का, तो वह मेंबर भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव के समय उस जो सभा है उसका विघटन होता है तो उसके मेंबर जो होंगे वो भाग नहीं लेंगे इलेक्शन में। यही चीज़ बता रहा है इसमें। साथ ही आगे क्या दिया गया, या संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व को समान रूप हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा और संसद के प्रदेश सदस्य के जो सदस्य हैं उनके मतों का क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, वोट का जो निर्धारित किया जाता है कुछ अंक देके। तो ये देख लेते हैं क्या दिया गया है। विधानसभा और जो सदन है दोनों, उनके जो प्रत्येक सदस्य हैं उनके मतों की संख्या निम्न प्रकार निकाली जाती है। तो ये है कैसे, तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक विधायक जो होगा उसके विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, तो राज्य की टोटल जो पॉपुलेशन हो जाएगी और साथ ही राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उसका डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए राज्य की पॉपुलेशन 10 लाख है और वहाँ पे मेंबर कितने हैं, 5 हैं। तो उसको डिवाइड किया जाएगा और जो वैल्यू निकल के आएगी वो उस राज्य के जो उस राज्य का वो होगा, क्या कहते हैं, विधानसभा, उस और विधायक का एक मूल्य होगा मत का। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से देख लीजिएगा। जो डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन को, टोटल जो मेंबर होते हैं उस राज्य की विधानसभा के, उससे डिवाइड करके क्या निकाला जाता है, उस राज्य के विधायक का मूल्य निकाला जाता है, मत के मूल्य। तो ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला दिया गया, डिवाइड किया जाएगा, फिर 1000 से गुणा किया जाएगा, फिर उस विधायक का जो होगा, राज्य के विधायक, उसका मत मूल्य निकाला जाएगा। और संसद जो है उसके प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या और सभी राज्यों के विधायकों की संख्या। तो संसद के सदस्यों की मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे संसद सदस्य जो हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो हमने ये देख लिया पहले, क्या राज्य के जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गई टोटल, डिवाइड बाई जितने मेंबर हैं उस राज्य में, मेंबर हो गए, और क्या किया जाता है, 1000 से गुणा किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर सांसद के मतों का मूल्य निकालना है, संसद के सदस्य हैं या सांसद उनको कहते हैं, उनके मतों का मूल्य निकालना है, तो जितना भी क्या निकला है देख सकते हैं, जितने भी राज्य के, सारे राज्य जितने हैं भारत में जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के, जितने भी विधानसभाएं हैं जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के, उनके जो टोटल मूल्य जोड़ लिया जाएगा पूरे राज्यों का, और प्लस जो संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, जितनी भी निर्वाचित सदस्य होते हैं हमारे संसद में, उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो टोटल जितने भी राज्य हैं उनके विधायकों का मत मूल्य को जोड़ लिया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है किससे, तो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं हमारे कहाँ के, संसद के, उनसे डिवाइड करके निकल आता है एक सांसद के मत का मूल्य। तो यही दिया गया इसमें, ध्यान रखिएगा। साथ ही क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एक ये याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए एक पद्धति का यूज़ होता है। कौन सी, अनुपातिक चुनाव की पद्धति होती है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा। तो ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो यूज़ होता है पद्धति जो यूज़ होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बहुत बार। और साथ ही अगर विधायकों और सांसदों के मत का मूल्य निकालना का फॉर्मूला भी ध्यान रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो ध्यान क्या क्या रखना है, पद्धति ध्यान रखनी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान भी ध्यान रखिएगा, गुप्त मतदान भी पूछा जाता है। तो इसके अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, और जो भाग लेते हैं वो भी हमने देख लिया, और मत मूल्य कैसे निकाला जाता है उस चीज़ों को भी हमने देख लिया। आगे क्या दिया गया, यदि किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों के एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जो भी उम्मीदवार खड़ा होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में उसको एक निश्चित मत प्राप्त करना होता है, मतलब 50% + 1। तो 50% + 1 प्राप्त करके कोई भी जो उम्मीदवार होगा वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो यही इसमें दिया गया, निश्चित मतों का मूल्य प्राप्त करना होता है। मतों के निश्चित जो भाग है वो क्या करना है, कुल वैध मतों का निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवार जो होंगे उनकी संख्या में एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ये फॉर्मूला दिया गया है, जो टोटल अगर इन सारे जो प्रेफरेंस भरी जाती है उनका जो निकाल लिया जाता है, उसके बाद डिवाइड करके जो मत मूल्य है उसका निकाला जाता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसमें क्या किया जाता है, कुल वैध मत यहाँ पे जोड़ दिए जाते हैं सबके, सांसद और विधायक के,
और +2 डिवाइड बाई 2 और +1 करके निकाल लिया जाता है। आगे दिया गया निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य जो है उसको केवल एक मतपत्र दिया जाता है और उसमें वो प्रेफरेंस भरता है। मतदाता क्या करता है, उम्मीदवारों के नाम के आगे वरीयता या प्रेफरेंस के तौर पर उसको अंकित करनी होती है। मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, समझ में ना आ रहा आपको, तो जैसे मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं 1 2 3 4, तो ये 4 कैंडिडेट मान लीजिए खड़े हुए हैं और ये प्रेफरेंस है ABCD के हिसाब से आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो ये प्रथम वरीयता मान लीजिए 2 कैंडिडेट ने, ये जो वोटर हैं ये सॉरी यहाँ ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के वोटर मान लीजिए 4 वोटर हैं और ये 3 प्रकार के कैंडिडेट हैं ABC। तो ये जो वोटर हैं उनने मान लीजिए वो वरीयता दी जाती है पहली दूसरी तीसरी हिसाब से प्रेफरेंस भरी जाती है फॉर्म में, एक फॉर्म दिया जाता है मतपत्र, उसमें प्रेफरेंस भर के उनको दिया जाता है। तो मान लीजिए इन 2 उम्मीदवारों ने पहली प्रेफरेंस किसको दी, A को दी, और दूसरी प्रेफरेंस किसको दी इन लोग ने, तो B को दी। तो दूसरी प्रेफरेंस B को दी और पहली प्रेफरेंस A को, और बाकी तीसरे ने क्या प्रेफरेंस दी, पहली C को, और चौथे ने जो प्रेफरेंस दी B को। तो यहाँ पे देखिए जो ये 2 हैं इन दोनों ने क्या किया, ये प्रेफरेंस दोनों ने पहली वरीयता किसको दी, तो A को दी। तो इस हिसाब से A कौन हो जाएगा, इसमें विजयी हो जाएगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो इसको ज़्यादा समझने की कोशिश भी ना करिएगा, एक बार रट लीजिएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि किस हिसाब से कैसे निकाला जाता है, जो भी फॉर्मेट है। अगर ध्यान हो तो, अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना इसको रट लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा रटने की, समझने की इसको। बाकी किसी दिन इस पर एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे और अच्छे से समझा देंगे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो प्रेफरेंस भरी जाती है वो किस हिसाब से भरी जाती है और कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति, सारी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लेंगे। आगे क्या दिया है, प्रथम चरण में वही प्रथम वरीयता वाले मतों की गणना होती है। जैसे हमने बता दिया है, प्रथम वरीयता के जो मत हैं AA, इसकी गणना हो जाएगी, और यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, निर्वाचित घोषित हो जाएगा, और अन्यथा मतों का स्थानांतरण किया जाता है। उसके बाद जो प्रेफरेंस होती है, जो दूसरी प्रेफरेंस होती है, उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है मतों को। तो वही आगे दिया है। तो इतनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अपने मन से, कोई ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितना चीज़ें समझनी थी इलेक्शन में राष्ट्रपति के वो हमने समझ ली। आगे इसमें बता रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद जो होते हैं, ये लाइन ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन से जितने भी विवाद होते हैं चुनाव से संबंधित, उसका अंतिम फैसला कौन करता है, तो उसका अंतिम फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, क्या राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चीज़ें, पहली चीज़ निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन, सभी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, दिल्ली पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, चाहे लोकसभा हो जाए चाहे राज्यसभा हो जाए, उसके जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो, इलेक्टेड कह रहे हैं, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो इस पर भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। फिर चाहे दिल्ली पुदुचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर हो, राज्यों की विधानसभा में नॉमिनेटेड मेंबर हो, या लोकसभा राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर हो। उसके बाद जो राष्ट्रपति है उसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष तौर पर होता है और एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार और गुप्त मतदान। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और गुप्त मतदान के माध्यम से इसका इलेक्शन होता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। और बाकी जो सांसद और विधायक हैं उनके जो मत मूल्य हैं वो कैसे निकाले जाते हैं उनको भी हमने समझ लिया। और जो अंतिम निर्णय होता है चुनाव से संबंधित वो कौन लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट लेता है। इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी ये लिस्ट दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जब मैं PDF अपलोड करूँ। ये फिर कभी कभी आ जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल दे दिया जाता है और उसको मिलाने के लिए दिया जाता है। तो ये पूरा मैं PDF अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा। आगे क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल जो है वो पूरा नहीं है। तो इस आधार पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान रखिएगा कि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर अगर मतलब मान लीजिए कोई निर्वाचक मंडल का सदस्य है, चाहे संसद में हो चाहे राज्य की विधानसभा में हो, और उस समय क्या है वो उसका पद रिक्त है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। क्या है, अगर कोई राष्ट्रपति बन जाता है और राष्ट्रपति बन के कोई काम कर देता है और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला होता है कि अवैध रूप से राष्ट्रपति बनाए, उसका जो मतलब क्या है उसका निर्वाचन जो है अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, जो राष्ट्रपति कार्य कर चुका है उनके कार्यों को, उस कार्य मतलब जो किए गए उसके द्वारा वो वैसे ही कि वैसे बने रहेंगे, उनको रद्द नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ लिखी इसमें क्या कि नियुक्ति को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय की घोषणा के पूर्व द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनको अवैध नहीं माना जाएगा और प्रभावी बने रहेंगे वो। साथ ही क्या दिया है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी और राष्ट्रपति के चुनाव का अलोकतांत्रिक बताया और प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव किया।
हालांकि संविधान निर्माता ने अप्रत्यक्ष चुनाव जो अप्रत्यक्ष विधि रखी है राष्ट्रपति के इलेक्शन की, तो उसके संबंध में कुछ कारण बताए हैं किस लिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव जो है संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है और मुख्य शक्तियाँ किसके पास होती हैं, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के अंतर्गत के पास मुख्य शक्तियाँ होती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह एक अव्यवस्था होती यदि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव होता और उसे वास्तविक शक्तियाँ न दी जाती। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव इसका किस लिए किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है हमारा वो नाम मात्र का है, उसको वास्तविक शक्तियाँ दी नहीं जाती हैं, इसलिए उसका अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। अगर प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता और उसको वास्तविक शक्तियाँ ना दी जाती तो एक हर्डल मतलब एक टसल टाइप की हो सकती थी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच। तो वही इसमें बता रहा है। दूसरा क्या है, एक विस्तृत निर्वाचक गुण को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला होता और समय व ऊर्जा का भी अपव्यय होता। अगर राष्ट्रपति का इलेक्शन डायरेक्ट किया जाता तो बहुत ज़्यादा समय लगता और साथ ही जितना क्या है हमारे पास खर्चीला भी होता और समय व ऊर्जा दोनों चीज़ों का अपव्यय होता। और इसमें क्या दिया है यह देखते हुए यह एक प्रतीकात्मक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि क्या करना है, क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवारों को चुनेगा। ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्य का समान प्रतिनिधित्व करता है। तो जो कुछ संविधान सभा में कुछ सदस्य हैं तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का जो अप्रत्यक्ष इलेक्शन होना है वो भी सिर्फ किससे होना चाहिए, तो लोकसभा राज्यसभा से होना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य सदस्यों ने तर्क दिया, क्या तर्क दिया कि जो हमारी उसमें संसद है उसमें जो सरकार होती है उसी का बहुमत होता है, तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति बनेगा वो क्या होगा, पूरे संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। तो इसी आधार पर क्या किया गया, जितनी भी राज्यों की विधानसभाएं उनके मेंबर को भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में आमंत्रित किया गया, मतलब जोड़ा गया। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि इससे क्या हो कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सके राष्ट्रपति और किसी एक दल का उम्मीदवार ना हो। तो यही इसमें बता रहा है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग 2 या अधिक स्थान भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है और बेहतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता। इस प्रकार एकल संक्रमणीय मत के अर्थ को इसी आधार पर आलोचना की गई है कि किसी मतदाता का एक मत ना होकर बहुसंख्यक होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ध्यान क्या रखना है, इसमें जो बता रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से अगर कोई चुना जाता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक मेंबर चुने जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक पद है राष्ट्रपति का, उसी को चुना जाता है किसमें, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। तो इसमें जो ये मत होगा वो एकल ना होकर 2 या उससे अधिक हो जाता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि बहुसंख्यक मत हो जाता है किसी सांसद या विधायक का। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। आगे क्या है, अर्हताएँ, शपथ और शर्तें। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। राष्ट्रपति के पद लेकर अर्हताएँ क्या क्या हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित 3 अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति कोई बनता है तो उसको 3 अर्हताएँ उनको जरूर पूर्ण करना होता है। कौन सा, पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भारत का राष्ट्रपति है उसको चुनने के लिए भारत का नागरिक होना तो अवश्य है। लेकिन जैसे यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट चुना जाता है वहाँ पे बाई बर्थ वहाँ का नागरिक होना चाहिए, मतलब वहाँ पैदा होना चाहिए उसको, वहीं का नागरिक बनेगा जब यूएसए का, तो वो वहाँ के राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता रखता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या होगा, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो, यहाँ पंजीकृत द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो उसने, या प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की हो। दोनों माध्यम से जो अगर नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एज क्या है, 35 सबको पता होगी। दूसरा क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो सदस्य है उसका निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, मतलब योग्यता रखनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने की। तो यही इसमें बता रहा है। आगे क्या बता रहा है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या ध्यान रखना है, नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य के लिए वो होना चाहिए, सदस्य चुनने के लिए सदस्य के निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, और साथ ही किसी लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लाभ का पद है वो हमारे संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, उसका लाभ का पद क्या होगा, लेकिन कुछ आधारों पर उसको बताया गया, तो उसको आगे हम देखेंगे लाभ का पद क्या होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो यही दिया गया, संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पद के लिए
अर्हक होंगे, मतलब एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे मंत्री हो जाए, चाहे राज्यपाल हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, ये सब इनके जो पद हैं लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो ये जितने भी लोग होंगे क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको लाभ के पद में नहीं जोड़ा जाता है। आगे क्या दिया गया, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक रखने होंगे, उसके पास होने चाहिए। साथ ही क्या करना चाहिए, 15,000 की राशि वो क्या करेगा, रिजर्व बैंक में जमा करेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जो जमानत राशि वो जब्त हो जाती है। तो ध्यान क्या क्या रखना है इसमें, पहली बात, अगर आप राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन कर रहे हैं तो आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। साथ ही 15,000 की राशि जो RBI में जमा करी जाएगी। और उसके साथ ही अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और आपको जो टोटल मत हैं उसका 1/6 नहीं मिलता है तो आपकी जो जमानत राशि होगी वो जब्त हो जाती है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी देख लेते हैं आगे, शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में देख लेते हैं कुछ। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और राष्ट्रपति शपथ में क्या करता है, बताता है श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है क्या, विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, ये किसकी शपथ है, तो ये भारत के राष्ट्रपति की शपथ है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, तो ये शपथ इसकी ध्यान रख लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा अपने आप ध्यान हो जाएंगे। इसके कीवर्ड नोट कर लीजिएगा, क्या कि विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, और साथ ही भारत की जनता की जो है उसकी सेवा और कल्याण में क्या रहूँगा, निरत रहूँगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, आपको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर वह अनुपस्थित हैं तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और अन्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता, अगर कोई और भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको भी इसी प्रकार की एक शपथ लेनी होती है जो हमने ऊपर पढ़ी है वो। या ये शपथ अगर कोई उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति बनता है तो उसको भी यही शपथ लेनी होती है राष्ट्रपति के तौर पर। पद के लिए शर्तें दी गई हैं क्या, राष्ट्रपति द्वारा संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई। कौन कौन सी शर्तें हैं, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य की जितनी विधायिका हैं सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे संसद हो चाहे राज्य की विधायिका हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है तो उसको उस स्थिति से क्या करना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ता है। तो यही चीज़ लिखी इसमें, सदन के किसी संसद के किसी सदन राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो पद ग्रहण करने से उस पूर्व उसको क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। जिस भी पद पे है वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। हमने देख लिया, बिना किसी किराए के उसको क्या मिलेगा, आधिकारिक निवास आवंटित किया जाएगा। संसद द्वारा निर्धारित जितने भी वेतन भत्ते उपलब्धियाँ उसको मिलेंगी। और ये वेतन भत्ते उपलब्धियाँ बताइएगा कौन से पार्ट में है, संविधान के कौन से भाग में वेतन भत्ते उपलब्धियों का जिक्र किया गया, तो ये बताइएगा। साथ ही क्या है, उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। मतलब मान लीजिए 5 वर्ष के लिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और उसकी सैलरी 5 लाख फिक्स है तो उसकी जो 5 साल का टेन्योर है उसके बीच उसके वेतन और भत्ते हैं उसको कम नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ इसमें दी गई है। आगे बता रहे हैं क्या, 2008 में इनकी जो वेतन था राष्ट्रपति का 50,000 से बढ़ा के 1.5 लाख किया गया था। और फिर 2018 में इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपए कर दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2018 में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं 2008 में इसको बढ़ा के 50,000 से 1.5 लाख किया गया था। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति का वेतन कितना है तो वर्तमान में राष्ट्रपति का जो हमारे वेतन है वो कितना है, 5 लाख रुपये है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है इन सब चीज़ों से, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया है, राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी विधिक जिम्मेदारी की अनुमति होती है। कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से अनुमति होती है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, कोई भी आपराधिक कार्यवाही होगी और उसको कार्यकाल में, अगर कोई राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उसके कोई भी आपराधिक क्या होगा, कार्यवाही से उसको छूट रहती है। तो यही ध्यान रखिएगा, उन्मुक्ति का मतलब यहाँ छूट होगी उसको। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य भी अगर कोई करता है राष्ट्रपति तो भी उसको छूट रहेगी, गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, ना ही जेल भेजा सकता है। हालांकि 2 महीने की नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। अगर वो भी तब चलाया जाएगा जब उसको 2 महीने पहले की नोटिस दी जाएगी। तब उसके बाद जो उसने कोई निजी कृत्य किया है राष्ट्रपति के तौर पर तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अन्यथा कोई भी विधि हो, चाहे आपराधिक विधि हो, उसके अनुसार उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उसके कार्यकाल के दौरान। तो इससे छूट इसको मिली हुई है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या है,
पदावधि, महाभियोग और पदरिक्तता देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में प्रावधान देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने से कितने साल तक रहती है? तो 5 वर्ष तक की रहती है, ध्यान रखिएगा, सबको पता है। हालांकि अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र वो किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है, सबको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर में जब क्वेश्चन बनता है तो भूल जाते हैं। यहाँ क्या कर दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश कर दिया जाता है, और यहाँ पे उपराष्ट्रपति कर दिया। उपराष्ट्रपति कहाँ पे कर दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश की जगह उपराष्ट्रपति कर दिया जाता है शपथ के समय। तो ये क्वेश्चन बहुत घुमाव फिराव बनते हैं, इसको सही से ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाती है। यहाँ पे आपको पढ़ते समय नहीं लगता होगा कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें। तो उपराष्ट्रपति को क्या देता है? अपना त्यागपत्र देता है। इसके अतिरिक्त उसके कार्यकाल पूरा होने तक महाभियोग चलाकर उसे भी हटाया जा सकता है। तो अगर वो त्यागपत्र के माध्यम से उसके भी पद रिक्त हो सकता है, साथ ही महाभियोग चलाकर भी उसका कार्यकाल जो है समाप्त किया जा सकता है। तो ये दिया जा रहा है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, चाहे उस पर महाभियोग भी लगा दिया गया, अगर जब तक उसका उत्तराधिकारी, नया इलेक्शन नहीं हो जाता या उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, तब तक जो वर्तमान राष्ट्रपति वो अपने पद पर बना रहेगा। तो ये दिया गया, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है। वह इस पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में प्रावधान क्या है? तो अमेरिका में प्रावधान है कि 2 बार से अधिक कोई व्यक्ति है राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 बार से अधिक अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। भारत में कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित हो सकता है। साथ ही एक प्रावधान हमने और देखा था अमेरिका के संबंध में, अमेरिका और राष्ट्रपति से कंपेयर करके, कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होगा उसको बाई बर्थ सिटीजन होना जरूरी है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसी चीज़ नहीं है। भारत में चाहे पंजीकृत हो, चाहे प्राकृतिक तौर पर नागरिकता ग्रहण करके भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा भारत और अमेरिका के संबंध में, राष्ट्रपति के पद के संबंध में। आगे क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो महाभियोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान का उल्लंघन के आधार पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। हालांकि संविधान का उल्लंघन कहीं वाक्य परिभाषित नहीं किया गया संविधान में, ये लाइन ध्यान रखिएगा। संविधान का उल्लंघन जो वाक्य दिया है कहीं भी परिभाषित नहीं है, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किस प्रकार से संविधान का उल्लंघन होगा, ये वाक्य परिभाषित नहीं किया गया। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो महाभियोग है राष्ट्रपति का, वो लोकसभा और राज्यसभा में ही चालू किया जा सकता है, राज्यों की विधानसभाओं में नहीं, इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोनों में से किसी सदन में भी चालू किया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 61 ध्यान रखिएगा, इम्पीचमेंट से संबंधित, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। तो महाभियोग किसी भी सदन में स्टार्ट किया जाता है। आरोपी को क्या करना होता है? 1/4 जितने भी 1/4 सदस्य जिस भी सदन में चालू किया जा रहा है, मान लीजिए लोकसभा में चालू किया जा रहा है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन जरूरी है, ठीक है, हस्ताक्षर सहित होना चाहिए। और 14 दिन की पूर्व नोटिस जारी करी जाएगी राष्ट्रपति को। तो क्या क्या ध्यान रखना है? जिस भी सदन में, पहली बात तो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट की जा सकती है, और जिस भी सदन में स्टार्ट की जा रही है वहाँ के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित समर्थन होना चाहिए। और 14 दिन की पूर्व नोटिस किसको भेजी जाएगी? तो राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व नोटिस भी भेजी जाएगी। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा अगर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो। जब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो फिर उसके आगे देखते हैं। जब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसको, जो जिस भी सदन में प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, तो उस सदन के जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी, जिस भी हाउस में इसको चालू किया जा रहा है, उसकी 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा उपस्थित और मत देने वाले नहीं, जितनी भी स्ट्रेंथ है हाउस की, मतलब मान लीजिए 100 सदस्य हैं तो उसके 2/3 सदस्यों को मत देना होगा, तभी ये विधेयक पारित होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दूसरे सदन पे पहुंचेगी। तो टोटल स्ट्रेंथ जितनी होती है उसका 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा। और फिर जब पारित हो जाता है दूसरे सदन भेज दिया जाता है, और फिर जांच करनी होती है दूसरे सदन को, और राष्ट्रपति इसमें उपस्थित हो सकता है, अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखिएगा, जब भी महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है तो राष्ट्रपति क्या होता है, जिस भी सदन में चल रही होगी वहाँ पे उसको उपस्थित होने का अधिकार होता है, और साथ ही अपना प्रतिनिधित्व भी वो कर सकता है वहाँ पे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो स्ट्रेंथ टोटल होती है उसका 2/3 बहुमत जरूरी होता है राष्ट्रपति पर वो पास करने के लिए, जिस सदन में इसको पेश किया गया है। दूसरा सदन भी आरोपों को सही पाता है तो उसको भी क्या करना होगा, प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसको पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद की क्या है, किस प्रकार की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कीवर्ड, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही 2/3 बहुमत से इसको पास किया जाता है, और 1/4 सदस्य जो होते हैं जिस भी सदन में स्टार्ट की जा रही महाभियोग की प्रक्रिया, उनके हस्ताक्षर सहित समर्थन चाहिए होता है, 14 दिन की पूर्व नोटिस चाहिए होती है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा कीवर्ड पॉइंट में।
आगे क्या दिया गया है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हमने बता दिया कि इसमें संसद के दोनों सदन होते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में, राज्यों की विधानसभा इसमें नहीं होती हैं, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी जो जिन्होंने किसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लिया था वो भी इसमें नहीं होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो दोनों सदन है उसके नामांकित मेंबर, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर भी, जितने भी नामांकित सदस्य होंगे राज्यसभा चाहे लोकसभा के, वो भी इसके इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, जिन लोगों ने इलेक्शन में पार्ट लिया था वो लोग किसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। उसमें दोनों केवल राज्यसभा और लोकसभा होंगी, और लोकसभा राज्यसभा के चाहे इलेक्टेड मेंबर हो चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, दोनों के सारे सदस्य क्या होंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर और जो इलेक्शन में भाग लिया था जिनने जिनने किसने की, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं ने और साथ ही राज्यों की विधानसभाओं ने, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में। तो यही इसमें दिया हुआ है, जितने सदस्य होंगे भाग नहीं लेंगे, ये हमने बता दिया। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछ लेते हैं कभी कभी कि अभी तक एक बार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया या 2 बार चलाया गया, लेकिन ध्यान क्या रखना, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। आगे देखते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता से संबंधित देख लेते हैं प्रावधान। तो राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है, 5 वर्ष का चाहे कार्यकाल समाप्त हो, ये ध्यान रखने वाली बात नहीं है। अगर त्यागपत्र दे दे तो भी उसका पद समाप्त हो जाएगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात नहीं है। मृत्यु हो जाए, ये भी ध्यान रखने वाली बात नहीं है। अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसका पद ऑटोमेटिकली रिक्त हो जाएगा। पद से हटा दिया जाता है अगर महाभियोग द्वारा, तो भी पद रिक्त हो जाना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली नहीं है। ध्यान क्या रखना, अन्यथा यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो और निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो भी उसका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो निर्वाचन को अवैध घोषित कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है, और अंतिम निर्णय उसी का होता है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इन कारणों से क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। आगे क्या दिया गया, यदि पद रिक्त होता है तो उसके कार्यकाल का समाप्त होना या उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार न संभाल ले। संविधान ने या उपबंध राष्ट्रपति न होने पर पद रिक्त होने की जो शासनांतरण है से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सके। तो मतलब अगर इन आधारों पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, इन आधारों में मतलब इसमें यहाँ पे मृत्यु हटा दीजिएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल ध्यान रखिएगा, त्यागपत्र ध्यान रखिएगा, महाभियोग ध्यान रखिएगा, और अगर निर्वाचन अवैध घोषित होता है तो भी ध्यान रखिएगा। अगर इन आधारों पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो इलेक्शन करा लिए जाएंगे। जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता तब तक जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो किस पे रहेगा, वो पद पर बना रहेगा अपने। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया गया, यदि उसका पद किससे, मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन, अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा, पद रिक्त की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। और नया राष्ट्रपति जो निर्वाचित होकर आएगा वो 5 वर्ष तक के अपने पद पर बना रहेगा, ना कि बचे समय तक। ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति अभी वर्तमान समय में है और उनका इन कारणों से पद रिक्त हो जाता है, अगर उनको निष्कासन कर दिया जाता है या वो त्याग पत्र देते हैं या मृत्यु हो जाती है उनकी और उनका पद रिक्त हो जाता है, तो उनका 5 साल के कार्यकाल में मान लीजिए उन्होंने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया अपना और अब पद रिक्त होता है। जो नया राष्ट्रपति बन के आएगा वो क्या होगा, तो वर्तमान जो राष्ट्रपति अब बन के आएगा नया इलेक्शन के तहत, तो फिर से 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर से 5 साल का टेन्योर पूरा करेगा, ना कि बचे हुए 3 साल का। तो ये चीज़ लाइन ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, यदि राष्ट्रपति पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन में अगर उसका पद रिक्त होता है तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। तो यही चीज़ दे रखी है। राष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण कर, ये इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपको पता होगा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति बनता है राष्ट्रपति, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय कौन बनेगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा भारत का वो बनेगा, राष्ट्रपति के तौर पर वो कार्य करेगा। हिदायतुल्लाह अभी तक एक बार बन चुके हैं राष्ट्रपति के तौर पर, ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। हिदायतुल्लाह भी एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के तौर पर जिन्होंने कार्य किया है। तो ये दिया गया, किसी भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और जितने भी कर्तव्य हैं राष्ट्रपति को उनका निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन्मुक्तियाँ हैं और संसद द्वारा निर्धारित सभी वेतन भत्ते परिलब्धि जो हैं वो सबका सब पात्र होता है सब हर चीज़ों के लिए।
तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, तो जितने भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं किसके, राष्ट्रपति के, तो सारे के सारे किसको मिलेंगे, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस समय राष्ट्रपति का, चाहे कार्यवाहक के रूप में ही क्यों ना हो, सारे वेतन भत्ते परिलब्धियाँ जितने भी होंगी वो सब उसको प्राप्त होंगे। तो यही चीज़ इसमें दी गई हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम इतनी चीज़ें कवर करते हैं। कल के लेक्चर में क्या करेंगे, एक पार्ट में और कवर करेंगे जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य देखेंगे। ठीक है, शक्ति कार्य के साथ उसमें क्या क्या देखेंगे, और उसके बाद शक्ति कार्य के बाद देख लेंगे सारी चीज़ें, और वीटो शक्ति देख लेंगे। शक्तियाँ और कार्य को डिस्कस कर लेंगे, वीटो शक्तियों को डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। और उसके बाद क्या चीज़ें बची हैं, तो उसके बाद बची हैं जो चीज़ें वीटो हो गए, अध्यादेश देख लेंगे, और जितनी भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और संवैधानिक स्थिति देख लेंगे राष्ट्रपति की। तो हमारा 50% पोर्शन कवर हो गया। बचा हुआ जो लेफ्ट पार्ट होगा उसको हम कल कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले। इसको 2 पार्ट में हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में कहा था, 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। इतना हमारा कवर हो गया है। और ये जितनी चीज़ें हमने अभी कवर की, चलिए उनकी कंसाइज कीवर्ड देख लेते हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। तो कुछ कीवर्ड्स में आप अच्छे से जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उनको रिवीजन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कंसाइज कीवर्ड। तो ध्यान क्या क्या रखना है कंसाइज कीवर्ड में। प्रेसिडेंट पार्ट कौन से है, 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका होती है, और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में, मतलब संघ की कार्यपालिका में ये होते हैं। और संघ कार्यपालिका कौन से, 52 से 78 तक का प्रावधान है अनुच्छेद पार्ट 5 में। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा प्लस दिल्ली पुदुचेरी की जो विधानसभा है उनके जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं। तो ये कीवर्ड ध्यान रख लीजिएगा। इलेक्टेड मेंबर कहाँ के, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा। इलेक्शन कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से, एकल संगरोणी मत और गुप्त मतदान द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कैसा होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संगरोणी मत और गुप्त मतदान द्वारा। अगर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित, तो अंतिम निर्णय कौन करता है, तो फैसला अंतिम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। नामांकन के लिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 1/6 वोट नहीं मिलता है तो जमानत जब्त हो जाती है, जो 15,000 रुपये की RBI में जमा करी जाती है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। इलेक्शन से संबंधित, अर्हता से संबंधित क्या है, 35 वर्ष हो जानी चाहिए, पूरी नागरिक होना चाहिए, चाहे प्राकृतिकरण चाहे पंजीकरण के द्वारा नागरिक होना चाहिए देश का। वो मतलब पात्रता रखेगा राष्ट्रपति के पद के लिए। लोकसभा का मेंबर है उसके पात्रता रखता हो इलेक्शन के लिए, और लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद कहीं डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन। साथ ही महाभियोग कैसे, तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये कीवर्ड ध्यान रखिएगा, उल्लंघन याद रख लीजिएगा। तो संविधान के उल्लंघन के आधार, एकमात्र तरीका है अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ संविधान का उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और किसी आधार पर नहीं। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। और इसमें ध्यान क्या रखना है, तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें केवल जो पार्लियामेंट है उसी के सदस्य पार्टिसिपेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड। बाकी जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया था, राज्य की विधानसभा ये देख लीजिए, और दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा, ये सब पार्ट नहीं लेते हैं किसमें, तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में। 14 दिन का प्रायर नोटिस जारी किया जाता है, और 1/4 मेंबर जिस भी हाउस में जो इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाया जाना है उस हाउस के 1/4 मेंबर का हस्ताक्षर सहित समर्थन चाहिए होता है, और 14 दिन का नोटिस चाहिए होता है। 14 दिन का पूरा नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए। और पास कैसे किया जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस जो होती है, जो भी उस सदन है उसके 2/3 मेंबर द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये प्रक्रिया कैसी है महाभियोग की प्रक्रिया, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो इतने कीवर्ड ध्यान रखिएगा, जितना हमने पढ़ा ये पूरा क्रक्स है उसका, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखा दिए हैं। बाकी एक बार लेक्चर और देख लीजिएगा, अच्छे से आपको सारी चीज़ें यहाँ तक की कवर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए। बाकी कोई तैयारी से रिलेटेड दिक्कत आ रही तो मैंने शुरुआत में बताया था, ये मेरी ID है, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोई भी दिक्कत हो। बाकी लेक्चर की PDF के लिए हमारा ये चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल कंसाइज GS फॉर IAS PCS का, वहाँ पे लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से लेक्चर की PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।